स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। इसके साथ साथ हमने इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ जो है यहाँ पे आपके पास कुछ लाइंस दी गई हैं। वहाँ पे आपके जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सही वर्ड फिल करना। पहला है आपका टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रो, यानी कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी पर डैश करना पड़ता है। यानी आपसे पूछा गया है कि जब हम किसी कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रस्सी को क्या करते हैं ताकि पानी निकल जाए। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कुएं की जो रस्सी होती है, ठीक है, उसे आप खींचते हैं तो क्या होता है, पानी आपका निकलता है। यानी आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल द रो, यानी एक कुएं से पानी खींचने के लिए हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पुल, यानी खींचना। नेक्स्ट है अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, यानी क्या कहा गया है, कहा गया है कि जो आवेशित जो वस्तु है वो अनावेशित वस्तु को क्या कर। तो आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, स्थिर विद्युत आवेश पढ़ा, वहां पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आवेशित वस्तु होती है वो अनावेशित वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी अट्रैक्ट करती है। तो आपका आंसर होगा अट्रैक्ट, यानी अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर होगा, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, भरी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें इसे डैश करना पड़ता है। यानी आपके पास एक ट्रॉली है जो भरी हुई है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, तो आप उसे धक्का देंगे, यानी आप उसे पुश करेंगे। तो आप लिखेंगे टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट, यानी भरी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें इसे धक्का देना पड़ता है। ठीक है, धक्का देना पड़ता है, नोट करेंगे इसे। ठीक है, तो भरी हुई ट्रॉली को चलाने के लिए हमें इसे धक्का देना पड़ता है। नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश होता है, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स के केस में, चुंबकीय बल के केस में, कि अगर हम चुंबक के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आए तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी प्रतिकर्षण या विकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर आपका आएगा द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट,
एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, या एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, नोट करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, आर्चर स्ट्रेचेस हिज बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को फैलाता है। तो क्या कहा गया, एक तीरंदाज है, वो क्या कर रहा है, वो अपने धनुष को फैला रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, निशाना साध रहा है। She then realizes the arrow which begins to move towards the target। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने क्या देखा कि अब जो एरो है, जैसे ही उसने खींचा, जैसे उसने बो को स्ट्रेच किया, खींचा, तो क्या हुआ, फिर जो एरो था, ठीक है, जो तीर था, वो आगे की तरफ जाने लगा। Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following term। अब आपको इस इंफॉर्मेशन के बेस में आपको जो गैप दिए गए हैं उनमें इन टर्म्स को फिल करना है। पहला है मस्कुलर, दूसरा है कॉन्टैक्ट। ठीक है, मस्कुलर यानी पेशीय, कॉन्टैक्ट यानी संपर्क, नॉन कॉन्टैक्ट यानी असंपर्क। ठीक है, फिर है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, फ्रिक्शन यानी घर्षण, शेप यानी आकार, अट्रैक्शन यानी आकर्षण। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इन वर्ड्स को लगाना है। पहला है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। धनुष को फैलाने के लिए तीरंदाज एक बल लगाता है जो इसके डैश में परिवर्तन का कारण बनता है। क्या कहा गया है कि एक वो जो आपका जो तीरंदाज है वो क्या करता है, वो इसका जो ये आपका हिस्सा है या आपका जो बो है या जो आपका जो यहाँ पे धनुष है वो उसे खींचता है। अब खींचने के कारण, खींच रहा है तो बल के कारण खींच रहा है, तो खींचने के कारण क्या होगा, किसमें परिवर्तन है, जब भी तीर को खींचा जाता है तो क्या होता है, सॉरी जो आपका धनुष से खींचा जाता है तो क्या होता है, धनुष के आकार में परिवर्तन। तो यहाँ पे आएगा, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप। यानी धनुष को फैलाने के लिए तीरंदाज एक बल लगाता है जो इसके आकार में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आया, आकार यानी शेप। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे यूज हो गया है, इस तरीके से आपको फिल करना है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। यानी तीरंदाज द्वारा धनुष को खींचने के लिए लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण। यानी क्या हुआ, जो आपका धनुष है उसको जो है, आप मान लीजिए कोई धनुष है, उसे क्या किया गया, तीरंदाज द्वारा उसे खींचा गया, खींचने के कारण क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन आया। ठीक है, अब ये जो बल उसने लगाया है वो किस बल का उदाहरण। अब आप ये जानते हो कि जब तीरंदाज जो है वो धनुष को खींचेगा तो ऑब्वियसली वो अपने हाथों से खींचेगा, हाथों से खींचेगा जिसके कारण बल लगेगा, और बल के कारण क्या होगा, आपका जो धनुष है उसके आकार में परिवर्तन होगा और तीर आगे की ओर जाएगा। तो खींचा किससे गया है धनुष, हाथों से।
हाथों से यानी हाथों की मसल्स, यानी हाथों की पेशियों के कारण, मांसपेशियों के कारण। तो यहाँ पे जो बल लगाया गया है वो हाथों से लगाया गया है, हाथों की मांसपेशियों से इस पे बल लगा है। और ये जो बल है वो किसका उदाहरण है? पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स का उदाहरण है। तो आपका आंसर आएगा मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल। ठीक है, तो आपका आंसर होगा द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तीरंदाज द्वारा धनुष को खींचने के लिए लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, नोट करिए। अब चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। अगला स्टेटमेंट है आपका the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का एक उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे जो है क्या कहा गया है कि तीर की जो गति की अवस्था है उसमें चेंजेस आए। पहले जैसा था, तीर रुका हुआ था, फिर हमने क्या किया, हाथों से उसे खींचा और फिर वो आगे की ओर बढ़ने लगा। तो आपसे ही पूछा गया है कि ये इस प्रकार का जो बल है जो कि इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलता है, वह कौन सा बल, ठीक है, किसके कारण जो है एरो या तीर की जो अवस्था है, गति की अवस्था है, उसमें परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? हम क्या करते हैं, हाथों से जो है आपका जो धनुष है उसे हम खींचते हैं, धनुष बाण को खींचते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो जो आपका बाण है, जो तीर है, वो आगे की ओर जाता है। तो बल कैसे लगा? हाथों से, हाथों के संपर्क में आके। तो यहाँ पे ये जो आपका जिस कारण क्या हो रहा है, आपकी तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, वो जो बल है, ठीक है, इसके जो अवस्था को बदलने में जो बल लग रहा है वह आपका कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल। तो वो किसका उदाहरण है? संपर्क बल का एक उदाहरण, क्योंकि हाथों के संपर्क से, हाथों से आपका हाथ से आपने क्या किया, दोनों को पकड़ा, यानी तीर को और जो आपका धनुष था उसको पकड़ा और खींचा। तो यहाँ पे आपका कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट के कारण ही क्या हुआ, आपके तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन आया। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है वो है while the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to dash and that due to dash of air। जबकि तीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उस पर कार्य करने वाले बल डैश के कारण होता है और वह वायु के डैश के कारण होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि जब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो एरो है, जो तीर है, वो आगे की तरफ जा रहा है, टारगेट की तरफ चल रहा है, तो उस पे जो बल लग रहा है वो किसके कारण है? ठीक है, और जो एयर है, जो एयर की वजह से लग रहा है वो किसके? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा while the arrow moves towards its target the forces acting on it are due to। ठीक है, तो एक बल जो है वो कौन सा लगेगा आपका? नीचे की ओर, नीचे की ओर यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल लगेगा। ठीक है, यानी जो आपका होगा पहला गुरुत्वाकर्षण और दूसरा एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा किसके कारण? एयर का, एयर से भी एक बल लगता है, कौन सा लगता है? हमने पढ़ा था ड्रैग या घर्षण बल जो होता है, या फ्रिक्शन फोर्स जिसे आप कहते हैं। बेसिकली
यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, एरो है, तीर है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आगे की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे जो एक इस पे जो है बल लगेगा, ठीक है, कौन कौन सा बल लगेगा, एक बल जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा, जिसे आप क्या कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगेगा। दूसरा, ये किस पे जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो हवा के कारण इस पे एक और बल लगेगा जो इसके विपरीत दिशा में होगा, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। तो एक बल नीचे की ओर, एक बल जो है विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, पहले ब्लैंक में आपका ग्रेविटेशन आएगा, दूसरे में आपका फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts। निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले एजेंट और उस वस्तु की पहचान करें जिस पर कार्य करता है। यानी आपको बताना है कि इस सिचुएशन में, जो आपको सिचुएशन दी गई है, कि बल कौन लगा रहा है और किस पर बल लग रहा है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ईच केस। प्रत्येक स्थिति में आपको बताना है कि बल का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, यानी उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। पहला है squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice। यानी नींबू का रस निकालने के लिए उंगलियों के बीच नींबू के टुकड़े को निचोड़ना। क्या किया गया है, आपने एक नींबू का टुकड़ा लिया, उसे अपने हाथों के बीच में रखा या अपने फिंगर्स के बीच में रखा और उसे स्क्वीज किया, उसे निचोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पर बल लग रहा है, कौन बल लगा रहा है और बल का क्या प्रभाव पड़ा। अब हमने क्या किया, नींबू लिया और अपने फिंगर्स के बीच में रखा और फिर बल लगाया। बल किनके कारण लगा, हमारी अंगुलियों के कारण, यानी फिंगर्स के कारण। तो एजेंट क्या हो जाएंगे, फिंगर्स यानी अंगुलियां। फिर किस पे लगा है, बल किस पे लगाया गया, नींबू पे यानी लेमन पे। और जब हम नींबू पे बल लगाते हैं तो क्या होता है, नींबू निचुड़ जाता है, स्क्वीज हो जाता है, निचुड़ जाता है और उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एजेंट्स आर फिंगर्स, यानी एजेंट क्या है, उंगलियां हैं। ऑब्जेक्ट इज लेमन, यानी वस्तु क्या है यहाँ पे जिसपे बल लगाया गया है, नींबू। इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी बल का प्रभाव क्या हुआ, चेंजेस द शेप ऑफ लेमन, यानी बल का प्रभाव हुआ, नींबू के आकार बदल जाता है, नींबू का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। तो आपका अगला स्टेटमेंट है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। टूथपेस्ट के ट्यूब से पेस्ट निकालना। यानी क्या कहा गया है, आपने एक टूथपेस्ट लिया, उसे दबाया और उससे क्या हुआ, टूथपेस्ट निकल गया टूथपेस्ट ट्यूब से। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप टूथपेस्ट निकालते हैं तो अपने हाथों का उपयोग करते हैं या अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं, जिससे आप टूथपेस्ट को दबाते हैं और पेस्ट निकलता है। यानी इस केस में एजेंट आपकी क्या हो जाएंगी, उंगलियां यानी फिंगर्स, ठीक है। किस पे लगाया गया है बल, टूथपेस्ट ट्यूब पर, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, पेस्ट बाहर निकला। तो क्या हुआ, पेस्ट बाहर निकलने से क्या हो जाता है, टूथपेस्ट ट्यूब के आकार में परिवर्तन आ जाता है, यानी चेंज आ जाता है। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा एजेंट्स आर फिंगर, यानी जो एजेंट है वो क्या है, अंगुलियां हैं। फिंगर्स ऑफ द पर्सन स्क्वीजिंग द ट्यूब, यानी उस व्यक्ति की फिंगर्स है, उंगलियां हैं जो कि ट्यूब को स्क्वीज कर रही है, उसे दबा रही है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट इज टूथपेस्ट ट्यूब और वस्तु क्या है, टूथपेस्ट ट्यूब है। और इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी ऑब्जर्व एज पेस्ट कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब। और अगर हम इफेक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो प्रभाव कैसे दिखाई देता है, जो टूथपेस्ट ट्यूब है उससे पेस्ट बाहर निकलता है, यानी कि ट्यूब के आकार में परिवर्तन आ जाता है, चेंज इन शेप। एजेंट ट्यूब को निचोड़ने वाले व्यक्ति की उंगलियां हैं। वस्तु जो है टूथपेस्ट ट्यूब और बल का प्रभाव ट्यूब से निकलने वाले पेस्ट यानी आकार के परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर, अगले कथन की ओर। तो आपका स्टेटमेंट है अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, यानी एक लोड है, एक भार है और उसे कहाँ से लटकाया गया है, एक स्प्रिंग से लटकाया गया है। while its other end is on a hook, और इसका जो दूसरा छोर है वो कहाँ पर है, हुक पर है। और ये हुक कहाँ पे लगाया गया है, दीवार पर लगाया गया है। एक स्प्रिंग से लटका हुआ भार जबकि उसका दूसरा सिरा दीवार से लगे हुए हुक पर है। आपको बताना है कि बल कौन लगाता है और किस पर बल लगता है। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको पता है कि इस कंडीशन में कुछ ऐसे होगा कि ये आपका फिक्स है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी क्या लगाई है, स्प्रिंग लगाई गई है और नीचे क्या है, भार है, एक लोड है यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए लोड लगाया गया। अब इस भार के कारण क्या होता है, आपका जो स्प्रिंग है वो खींचेगा, यानी यहाँ पे जो एजेंट है जो बल लगा रहा है वो क्या है, आपका लोड। ठीक है, ये जो आपका लोड है वो क्या है, आपका एजेंट है। और किस पे लगाया गया है, स्प्रिंग पर। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है आपको किस रूप में दिखता है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग पे खिंचाव के रूप में आपको दिखाई देता है, यानी स्प्रिंग के आकार में परिवर्तन के रूप में आपको दिखाई देता है। अब आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, एजेंट इज द लोड सस्पेंडेड, यानी क्या कहा गया है, एजेंट कौन है, जो कि लोड लगाया गया है वो क्या है, एजेंट है। ऑब्जेक्ट इज द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है, वस्तु है जिसपे बल लगाया गया है। एफर्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग ऑन सस्पेंशन ऑफ लोड। और यहाँ पर जो इसका प्रभाव है, बल का प्रभाव है, वो किस रूप में दिख रहा है कि जो आपकी स्प्रिंग है उस पे खिंचाव आ गया है, यानी उसके आकार में चेंज आ गया है, उसके आकार में परिवर्तन आ गया है। एजेंट भार है, वस्तु स्प्रिंग है, और भार के निलंबन पर स्प्रिंग के बढ़ाव के रूप में देखा जा सकता है, और किस रूप में, आकार में परिवर्तन के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, नोट करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, यानी एक एथलीट है, एक धावक है, वो एक निश्चित ऊंचाई पर बार को के ऊपर जो है कूदता है। ठीक है, ताकि वो बार को टकराए ना और बार को क्लियर करे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका जो है यहाँ पे इस केस में एजेंट क्या होगा, ठीक है, वस्तु या ऑब्जेक्ट क्या होगी, और इसके कारण क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो है, जब जो है एथलीट या धावक कूदता है तो बेसिकली बल किसके द्वारा लगाया जा रहा है, उसके पैरों के द्वारा, जिस कारण वो कूद रहा है, जंप कर रहा है। तो यानी एजेंट क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा आपका मसल्स ऑफ एथलीट, यानी एथलीट्स के पैरों की मांसपेशियां। ठीक है, नेक्स्ट किस पे लगाया जा रहा है बल, ऑब्जेक्ट कौन है,
एथलीट, ठीक है, क्योंकि वो अपने बॉडी को उछाल रहा है, अपने शरीर को उछाल रहा है, तो बल किस पे लगा रहा है? अपने शरीर पर। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण जो आपका एथलीट है वो भाग रहा है, ठीक है, तो जैसे ही वो अपने पैरों से बल लगा रहा है, पैरों के मांसपेशियों से खुद के शरीर पे बल लगाता है, तो क्या होता है? वो उसका जो है मोशन का जो स्टेट है उसमें बदलाव आ जाता है। वो सीधे भाग रहा था तो अभी वो थोड़ा सा उछल गया, तो यानी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था में बदलाव। आंसर की बात करते हैं, आंसर कैसे लिखेंगे? एजेंट इज मसल्स ऑफ एथलीट, यानी धावक की जो मांसपेशियां हैं वो क्या है? एजेंट है। ऑब्जेक्ट इज एथलीट, वस्तु क्या है? एथलीट है। एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट, यानी जो आपकी गति की अवस्था में परिवर्तन है वो आपका इफेक्ट के रूप में या प्रभाव के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। एजेंट एथलीट की मांसपेशियां हैं, वस्तु स्वयं एथलीट है, और बल के प्रभाव से एथलीट की गति की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन होता है या बदल जाती है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, इसके क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट किया होगा। आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। इसके साथ साथ हम जो आपके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।